हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अगर आपने ये दिमाग कभी लगाया है कि यार अपने घर में बिजली कैसे आती है या कोई बल्ब कैसे जल जाता है, या सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज या जो दिमाग को हिला देने वाली चीज होती है कि जैसे किसी इंडक्शन होते हैं घरों में आपके, उसके ऊपर कोई सामान रखा, आपने खाना बनाने के लिए कोई चीज रखी है तो उसमें खाना पकने कैसे लगा। अगर इन मैकेनिज्म को कभी सोच पाया है, या ये फैन कैसे चल रहा है, कोई मोटर कैसे रोटेट हो रही है, अगर इन फिनोमिनास को आपको समझना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे समझो जैसे मैं हूं, अभी मैं आपको वीडियो में जैसे बोल रहा हूं आपको सामने से, तो हो क्या रहा है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं। वो विचार इंड्यूस हो रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो कुछ इंड्यूस हो रहा है, मतलब फिनोमिना मेरे अंदर हो रहा है पर इंडक्शन आपके अंदर हो रहा है। तो ऐसा कुछ हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में, पूरे में हमें समझना है। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी से फिर आपको ये पता चलता है कि एसी सप्लाई घर में कैसे वर्क करती है, कैसे सारे फिनोमिनाज काम करते हैं, उनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है तो पहला वर्ड पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोगों ने पढ़ी थी तब पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहला वर्ड अगर हम बात करें तो वो होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगर ये आपसे कोई पूछे तो आपको बताना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यार पता होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी सेम डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डिनोट किया जाता है फाई और साथ में एक बी लगा लो छोटा सा, वहां ई लगाया जाता था। वहां क्या लगाया जाता था? ई लगाया जाता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कहा जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through a area is known as magnetic flux। तो अगर उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing passing normally passing normally through a area, through a एरिया। अब जैसे ये बात समझ में आई कि चलो ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। सरफेस का या तो एक ये पार्ट है या ये पार्ट है, मतलब इसका वॉल्यूम ना हो। सरफेस आप उसी चीज को कंसीडर करोगे पूरे फिजिक्स में जिसमें वॉल्यूम की बात ना करी जाए, सिर्फ फेज की बात करी जाए। तो इसकी अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो या तो एक ये डायरेक्शन है इस सरफेस की, या एक ये डायरेक्शन है पीछे वाली। पीछे वाली समझ में आया ना, कि एक ये डायरेक्शन या एक ये डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन के, या तो इस जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हो, और अगर इसी डायरेक्शन, और यही सरफेस की डायरेक्शन भी है। सरफेस का जो एरिया है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम है, तो यही डायरेक्शन सरफेस की है और यही डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है, तो इनके बीच में एंगल हमेशा जीरो बन जाएगा। एंगल क्या बन जाएगा आपका? जीरो बन जाएगा। और फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला कहा गया, वो कहा गया कि फाई बी जो होगा वो बराबर होगा बी डॉट ए के। बी डॉट ए के मतलब बी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्या? एरिया की ये डायरेक्शन, तो एरिया भी एक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही हो, तो वो फ्लक्स बनाती है। वो भी कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। इसे क्या लिखा जा सकता है? बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, मींस मैक्सिमम फ्लक्स उस टाइम पे होगा। और जैसे जैसे ये एंगल घटता जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ये कैसी क्वांटिटी अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे ये है एक स्केलर क्वांटिटी। डिपेंड किस पे करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे और एरिया पे, कि एरिया कैसा है। इससे आप अगर ये समझ में आया कि ये फ्लक्स का है क्या है, तो यही फ्लक्स जिम्मेदार होता है इंडक्शन के लिए। यही फ्लक्स क्या होता है? इंडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे समझ लो यार कि फ्लक्स ऐसे है जैसे मान लो कोई आपको पसंद हो, तो आपके दिमाग में परमानेंट विचार उससे रिलेटेड ज्यादा आएंगे। जितना ज्यादा पसंद उतने ज्यादा विचार, ऐसे जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा इंडक्शन आपका होगा। इतनी सी बात समझ में आई।
अब अगर इसी पे बात करते हैं तो इन पे मतलब जब फ्लक्स पता चल जाएगा आपको, तो फ्लक्स के बाद बात करी जाती है फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे और हेनरी ने, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स की बात करी जाती है। हेनरी एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट क्या थे अगर हम उनको समझने का प्रयास करें तो वैसे तो मेरे लिए बना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू ये समझाने का प्रयास करता हूं कि फैराडेज ने, माइकल फैराडे और हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला था उसको समझने का प्रयास करते हैं। माइकल फैराडे ने और हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक ली कॉइल जिसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, कॉइल के साथ मान लेते हैं यहां वोल्ट मीटर अटैच कर लो आप, चाहे यहां पे आप बल्ब अटैच कर लो, या यहां पे कोई ऐसी चीज जो आपको सेंसिटिविटी दे पाए कहीं ना कहीं करंट की। उसके लिए अगर आप चाहो तो एक कंपास भी रख सकते हो कि मान लेते हैं हमने एक कंपास रख लिया, तो कंपास में आपको पता है मैग्नेट जैसे आसपास जाएगी उसके तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। तो किया क्या कि जैसे ही हमने इस मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया, जैसे ही मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया तो आप देख पा रहे होगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है आपका? ग्लो कर रहा है। इट मींस यहां कोई बैटरी तो लगी नहीं सर्किट में, उसके बावजूद अगर ये ग्लो कर रहा है इट मींस यहां पे एक ईएमएफ है या फिर वोल्टेज तो है ही। वोल्टेज होगा तभी कोई चीज जलेगी, मींस वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बोलेगी, वोल्टेज धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, मूव करो करंट फ्लो होगा। मींस जैसे ही मैग्नेट को आपने मूव कराया तो हुआ क्या? बल्ब ग्लो हुआ। अगर इसी को वोल्टेज वाइज देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये वोल्टेज है, तो हमने क्या किया, जैसे ही इसके पास ले जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और डिफ्लेक्शन का भी एक पैटर्न है अगर आप उसको गौर करना। जैसे ही मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन की जो साइड है वो इस तरफ की है, देखना वो इस तरफ की, और जैसे ही मैं दूर ला रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इस साइड जाएगा। आप गौर करना, जैसे ही पास लाओगे डिफ्लेक्शन इस तरफ, दूर लेके जाओगे डिफ्लेक्शन उस तरफ। ये एक पैटर्न है। प्लस फ्लक्स की बात कैसे करी जाए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, तो इससे क्या है, एक फ्लक्स लिंक हो रहा है किसके साथ? इस कॉइल के साथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या बन रहा है? एक कॉइल के साथ, जो कॉइल का एरिया है ना उस एरिया के साथ एक फ्लक्स लिंक हो रहा है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा जो चीज है ना उसको गौर करो। अगर हम ये ऊपर को ले जाएंगे कम फ्लक्स लिंक होगा, यहां पे डिफ्लेक्शन देखो आपको कम मिलेगा। नीचे को लेके आएंगे तो भी कम फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन जैसे ही आप सेंटर में लेके आओगे तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा और डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा दिखाई देगा। प्लस डिफ्लेक्शन को और बढ़ाना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा आपका, हल्का सा आपको दिखने लगेगा कि डिफ्लेक्शन और बढ़ा। अगर इस डिफ्लेक्शन को और बढ़ाना है हमें तो हम क्या कर सकते हैं कि लूप का एरिया बढ़ा दें। लूप का क्या बढ़ा दें? एरिया बढ़ा दें। एरिया बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन आपका और बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा? और बढ़ जाएगा। प्लस सबसे अच्छी चीज एक और होती है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ा दें, मतलब अगर लूप ये 3-4 कर ले, मान लेते हैं 4 लूप कर लिए, तो क्या होगा? एक लार्ज डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। अब ये आपको एरो यहां तक दिखाई देने लगा, मींस एक लार्ज वोल्टेज आपको दिखाई देगा। एक और चीज याद रखना कि अगर हम चाहें तो इसको भी मूव कराएंगे तब भी डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। और हालांकि आपको इंडिकेटर नहीं दिख रहा होगा, उसी का बल्ब यूज कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको देखो मूव करा रहे हैं तो बल्ब की इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर हम चाहे कॉइल को मूव कराएं चाहे मैग्नेट को मूव कराएं, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसके अंदर। यही था आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे बेस्ड उन्होंने 2 लॉज दिए थे। पहला लॉ इन्होंने दिया, फर्स्ट लॉ जिसको हम कहेंगे, तो इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया कि अगर किसी भी सर्किट में, मान लेते कोई सर्किट है जैसे वो कॉइल थी, उस सर्किट में अगर फ्लक्स चेंज होगा, मतलब जैसे मान लो कि जिस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उसके साथ लिंक जो फ्लक्स है वो अगर चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब फ्लक्स चेंज अगर होगा तो whenever magnetic flux linked with the coil changes, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, whenever मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को फाई बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, लिंक्ड विद अ कॉइल या सर्किट कह सकते हो उसी को, कॉइल ऑब्लिक क्या कह सकते हो आप? सर्किट चेंजेस an EMF is induced, an EMF is induced in the coil,
इन द कॉइल। इतनी सी चीज आपको क्या करनी चाहिए, याद करनी चाहिए एज अ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लॉ था। बट जो सेकंड लॉ था वो सबसे इंपॉर्टेंट था और वही आपका एप्लीकेबल है। जनरली कभी कभी बुक्स में क्या होता है, दोनों को एक साथ लिखा होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को। उसमें ये कहा गया कि द रेट ऑफ, अब सेकंड क्या था उसको लिखना, उसको समझने का प्रयास करना, वो था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी रेट से चेंज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों चीजों को आपको याद रख लेना चाहिए। इसी को लिखने का क्या तरीका है उसको समझना, और हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका किस डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। आप गौर करना, जब मैग्नेट को आगे को लेके जा रहे थे तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन इस तरफ था, वापस लेके आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन उस तरफ था। तो करंट की डायरेक्शन के लिए भी आगे आपको लेंज लॉ भी बताऊंगा, तब समझ में आएगा। तो इसी को कहा गया E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसी क्या कहा गया, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये दो लॉ आपको याद रख लेने चाहिए। पहला क्या है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल और सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए ये कहा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इतना सा है। बेसिकली यहां 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे अगर देखा जाए तो। पहले में क्या किया था उन्होंने कि कॉइल ली, मैग्नेट को मूव कराया, दूसरे में कॉइल को मूव कराया, तीसरे में मैग्नेट को रिप्लेस किया सोलेनॉइड से, फिर मूव कराया आपस में। तीनों ही केसेस में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हुआ, या कह सकते हो कि एक इंडक्शन हुआ। उसी को हमें समझना था। इतना था आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अगर यही हमें लेंज लॉ समझना है, अगर हमें यही क्या समझना है कि लेंज ने एक लॉ दिया था, उन्होंने एक हिंदी में इसको याद कर लो लेंज लॉ को, कि जो आ रहा है उसको आने नहीं देना है, जो जा रहा है उसको जाने नहीं देना। कुल मिला के एक चेंज पसंद नहीं है ये इंडक्शन को, दैट्स वाई ये फिनोमिना हो रहा है। मतलब जैसे कहीं भी सर्किट फ्लो हो रहा है करंट, तो ये चाहते ये हैं कि आप फ्लो होते रहो, फिर एक हम एडजस्ट कर लेंगे उस चीज को, चेंज ना करो। चेंज करोगे तो फिर हमारे अंदर भी क्या आएंगे, चेंज आएंगे, और जो चेंजेस हैं दूसरे के अंदर जो चेंजेस आ रहे वही आपका इंडक्शन होता है। जब तक वेरिएबिलिटी है तब तक इंडक्शन है, अगर वेरिएबिलिटी नहीं है तो फिर इंडक्शन आपका नहीं होता है। तो लेंज लॉ क्या है, जो आता है जो आ रहा है उसको आने ना दो, जो जा रहा है उसको जाने ना दो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझना एक बार मैग्नेट हो, एक ये क्या हो बार मैग्नेट, एक नॉर्थ और एक साउथ बना लिया, और यहां मान लेते कोई एक सर्किट है, यहां कोई क्या है गोल लूप है, आपका सर्कुलर लूप है। तो अगर हम इस मैग्नेट को मान लेते हैं, इस मैग्नेट को हम ऐसे लेके जा रहे हैं, इस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं ऐसे लेके जा रहे हैं, तो होगा क्या, अभी भी ऐसा यहां बल्ब जला तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, इसके अंदर क्या होगा एक ईएमएफ जनरेट होगा। कुल मिला के डायरेक्शन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, उसको लेंज लॉ से निकाला जाता है। उसको सिंपल वे में समझ रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही हम इसके पास ले गए तो कौन सा पोल पास जा रहा है, साउथ पोल पास जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि यार तुम ना पास ना आओ मेरे, तो यहां पे एक अंदर अपने एक क्या होगा, ये अपने एक अंदर साउथ पोल ही क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एक साउथ पोल क्रिएट करेगा। तो आप ऐसे समझ लो, अगर इसकी डायरेक्शन को ऐसे बनाए तो एक ऐसे अगर कहा जाए कि क्लॉकवाइज, अच्छा सा क्या बात करी जाए कि क्लॉकवाइज एक करंट इंड्यूस हो जाएगा जब ये पास में जा रहा है। जब ये कहां जा रहा है, पास में जा रहा है, तो इसके अंदर एक साउथ पोल बनेगा और कुछ ऐसा एक अल्टरनेटिंग मतलब ऐसा एक करंट इसके अंदर उस टाइम पे जा रहा है जब तक ये पास जा रहा है। अगर हम दूसरा केस लें, उसमें क्या किया जाए, एक बार मैग्नेट फिर ले ली, नॉर्थ और साउथ ले लिए, और ये इस डायरेक्शन में हो और फिर ये ऐसे हो। अब ये क्या हो, दूर जा रहा हो, अगर दूर जा रहा हो तो क्या क्या चाहेगा, यार दूर ना जाओ यहीं बने रहो। तो उसके लिए ये एक नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। तो नॉर्थ पोल को ऐसे बना लिया जाता है जनरली,
ऐसे बना लो आप। तो अब इसके अंदर क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे कि नॉर्थ इस तरफ ले आए, इस तरफ क्या ले आए, नॉर्थ ले आए, अगर हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझें कि हम यहां से यहां साउथ हो और यहां नॉर्थ हो, फिर जब इसको बनाएंगे तो इस कॉइल के अंदर कैसा, मान लेते हैं पास जाएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। पास जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ, जिससे रिपल्सन हो तो नॉर्थ पोल जब जाएगा तो इसके अंदर कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही सेम फिर से हम बदलें और इधर पे हम कर दें कि ये साउथ हो यहां नॉर्थ हो और ये दूर जाएगा अगर, तो फिर क्या होगा, इधर पे एक क्लॉकवाइज करंट आपको मिलेगा, क्योंकि वो साउथ बनेगा तो एक कैसा करंट आएगा आपका, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। तो लेंज साहब ने यही बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को निकालना इन्होंने सिखाया था। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है उसको वो समझ में आया होगा आपको। फर्स्ट लॉ कि भैया जब कभी भी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो अगर किसी कॉइल के साथ चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतनी सी दो बातें हैं जो हमें याद रखनी थी। एक्सपेरिमेंट वो आपको सिमुलेशन से मैंने आपको बताए ही, उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। उस बार मैग्नेट को एज अ सोलेनॉइड भी आप रिप्लेस कर सकते हो, उस जगह सोलेनॉइड रख लो तो भी वो चीजें हो जाएंगी। एक आगे चीज और समझ में आएगी, उस जगह हम लोग चाहेंगे अगर तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी रख सकते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग एसी सोर्स रख लिया जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिक हो सकती है। जो आपके घरों में जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है ना, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की होती है, तो जो इंडक्शन वर्क करता है वो उसी पे वर्क करता है और इजिली हमें उस चीज को मूव नहीं कराना पड़ता है। ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, और थैंक यू।